गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, सामाजिक संस्थाओं को समझना। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को समझना, उसका मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया था, भाग 1। अब मैं आपको भाग 2 कराऊंगी। तो उसमें हमारा टॉपिक है आज महिला प्रधान। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? महिला प्रधान। महिला प्रधान घर। महिला प्रधान घर, तो इसमें क्या महिला प्रधान घर, हमारे समाज में जो प्रधानता दी गई है वो क्या पुरुष को दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या महिला प्रधान घर की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी क्या महिलाओं के ऊपर आ जाती है तो ऐसे घर में महिला प्रधान घर कहलाता है। मतलब कि जिस घर में महिलाओं को ही अपने बच्चों के लिए या अपने जो भी बुजुर्ग है या अपने घर में जो भी सदस्य है उनको मतलब पालने का या उनका भरण पोषण की बात आ जाती है तो उस घर को क्या महिला घर प्रधान, मतलब उस घर को महिला प्रधान घर कहा जाता है। ठीक है, जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और जैसे कि पुरुष अगर बाहर नगर बाहर कहीं विदेश या विदेश में क्या वो अपने कार्य के लिए चले जाते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है, तो घर की जिम्मेदारी सारी किस पर? महिलाओं के ऊपर आ जाती है। चाहे उसमें किसी को अपने खेती का कार्य संभालना पड़े या उसको जो भी कार्य विभिन्न कार्य और जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य है वो क्या महिलाओं को करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हल भी, और खेतों में जब क्या महिलाएं अगर उनके हस्बैंड उनके पति क्या घर से बाहर चले जाते हैं, कहीं और क्षेत्रों में दूर चले जाते हैं व्यवसाय के लिए, कार्य के लिए, तो उन महिलाओं को जिनके पास खेती होती है तो उन्हें क्या खेती का कार्य करना पड़ता है और खेती का कार्य करने के साथ साथ उन्हें क्या हल भी चलाना पड़ता है। तो ये सब क्या महिलाएं ही करती है। ऐसे ही फिर है विधवापन। विधवापन भी ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था का कारण बन सकता है और विधवापन भी क्या एक हमारे सामाजिक व्यवस्था का क्या कारण भी बन सकता है। जब पत्नी या कोई भी लेडीज क्या विधवा हो जाती है, उनके पति का उन पर साया नहीं रहता, तो ऐसे में क्या होता है उस घर में भी क्या महिला ही प्रधान कहलाती है, क्योंकि वो अपने घर में अपने बच्चों का लालन पालन पोषण या उनकी कोई भी जो भी उनकी आवश्यकताएं की व्यवस्था है क्या करती है, वो उसे उनको निर्भर उसके ऊपर ही वो क्या निर्भर हो जाती है। तो उनके बच्चे क्या अपने मम्मी के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं और उसको क्या महिलाओं को अपने घर में अपने बच्चों के तरक्की के लिए या उनके भोजन की व्यवस्था या उनके लिए घर की व्यवस्था या वस्त्रों की व्यवस्था तो क्या महिला के ऊपर आ जाती है। पुरुषों के द्वारा दूसरा विवाह करना और पत्नी और बच्चों अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति होता है या वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या वो अपने पहली पत्नी को या अपने उससे बच्चों को या उनके घर में जो माता पिता है बुजुर्ग, उनको क्या वो खर्चा पानी देना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को काज या कार्य करना पड़ता है। तो ये भी क्या महिलाएं प्रधान कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी दशा में महिलाओं को ही समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है और जब महिला के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो उसका क्या समस्त निर्वाह करना पड़ता है, उसको उसका देखभाल करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोल्लम में जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर पर पाए जाते हैं। तो उसमें क्या वो जो सारे हैं वहाँ पर क्या महिला घर प्रधान पाया जाता है, वहाँ पर सब में महिलाओं का ही अधिकार होता है। महिलाएं अपने घर को चलाती है, महिलाएं अपने घर में जो भी व्यवस्था होती है उनको कठिनाइयों से उनका सामना करती है और वो अपने बच्चों के लिए उनकी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से लागू करती है। कि हमें किस तरह से उन्हें मैं खर्च करना चाहिए या किस तरह से मेरे बच्चों का ये इस टाइम दिलाऊंगी तो या उस टाइम करूंगी, तो ये सब क्या महिलाओं के ऊपर ही पड़ जाता है, महिलाओं को ही देखना पड़ता है। ठीक है बेटा,
तो ये क्या था हमारा महिला प्रधान घर था। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। दूसरा है परिवार के रूपों में परिवर्तन। परिवार के रूपों में परिवर्तन। तो भारत में समाजशास्त्रियों विश्लेषण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मूल परिवार संयुक्त परिवार में बदल जाते हैं। जो मूल परिवार होते हैं वो क्या संयुक्त परिवार में बदल जाते हैं। भारत में मूल परिवार अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में सदैव विद्यमान रहते हैं। समाजशास्त्री A.M. शाह का मानना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में क्या निरंतर वृद्धि होती है। जब स्वतंत्रता हमारे भारत में जो स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद क्या हमारे जो परिवार की जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, संयुक्त परिवार में निरंतरता से क्या वृद्धि होने लगी। M.A. शाह की दृष्टि से इसका मुख्य कारण है भारत में औसत आयु, मतलब भारत में जो औसत आयु है उसमें आयु की वृद्धि होना, मतलब जो भी औसत थी उसकी आयु में क्या वृद्धि हुई है। और औसत आयु में वृद्धि होने के कारण वृद्ध अथवा बुजुर्ग लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मतलब उनमें क्या जो बुजुर्ग लोग हैं या वृद्ध लोग हैं उनकी क्या वृद्धि होने लगी, उनकी जो औसत आयु लगाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है भारत में संयुक्त परिवार में तेजी से कम हो रहे हैं। जो भारत में संयुक्त परिवार है कि वो क्या तेजी से कम होते जा रहे हैं। अब जो हमारा भारत समाज है उसमें क्या जो संयुक्त परिवार एकजुट होकर रहता है वो तेजी से क्या कम होता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रीय अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। और हमारे समाज में क्या विभिन्न परिवार के जो अपने अपने अलग अलग क्या स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं की प्रकृति के आधार पर, मतलब कुछ आवास के जो नियम होते हैं, मतलब जो भी रहन सहन होता है। एक तो आजकल ऐसा रहन सहन हो गया कि उसमें 2-4 ही व्यक्ति रह पाते हैं, दूसरा व्यक्ति रह नहीं कहीं नहीं। और एक सब सोचते हैं कि हम अलग अपनी छोटी सी फैमिली के साथ अलग रहे, वो संयुक्त परिवार में या एक साथ रहना पसंद नहीं करते। तो इसमें फिर है इसमें मृत स्थानीय भी है और इसमें क्या मृत और प्रतिस्थानीय भी माना गया है। इसी प्रकार कुछ प्रतिस्थानीय भी होते हैं और कुछ मृत, मतलब प्रतिस्थानीय का मतलब है अपने पिता के पक्ष में, मतलब जो पिता के साथ परिवार अपने परिवार को लेकर रहता है। और प्रतिस्थानात्मक और मृत स्थानिक, मतलब मृत स्थानिक का मतलब है जो अपनी माताओं के परिवार के साथ रहते हैं या अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मृत स्थानिक। ऐसे ही मृत स्थानिक परिवार में नवविवाहित पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं। और जो मतलब मृत वो प्रत में कब रहते हैं, प्रतिस्थात्मिक में जो मतलब विवाहित नई विवाहित मतलब या नई शादी होती है तो वो क्या अपने पति के जो पिता है मतलब उनके घर में उनके साथ उनके सदस्य बनकर रहते हैं। ऐसे ही मातृ स्थानिक में मतलब माता के परिवार में जो भी नवविवाहित पत्नी होती है तो उसे क्या अपने माता के ही जो परिवार में जो भी उनके नियम है या उसके जो भी लागू होते हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये दोनों क्या हमारे अलग अलग वो हो गए परिवर्तन। ये भी हमारे क्या परिवार के स्वरूपों का परिवर्तन का हिस्सा है। तनात्मक परिवार में अधिकार पुरुषों के पास होता है और जो पिता के मतलब पिता के साथ रहते हैं या पिता की संपत्ति के साथ रहते हैं, पिता के घर में रहते हैं, तो उनका जो अधिकार होता है वो क्या मतलब उसके पुरुषों के पास रहता है। मतलब जो भी पुरुष कहेगा तो वही उस घर में होएगा। लेकिन मृत आत्मक में क्या होता है, जो माता के पास रहता है तो जो लड़की के मतलब माता पिता चाहते हैं तो उसे वैसा ही करना पड़ता है। तो इन दोनों में क्या है, ये समाज जो है माता के जो वंशज है उन्हें मतलब मानता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट या उतना महत्व नहीं देता जितना कि पिता के वंशज को देता है। ठीक है बेटा। फिर हमारा परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों पारिवारिक परिवर्तन से संबंधित होते हैं। परिवार अन्य तीसरा पॉइंट है हमारा। अन्य सामाजिक
क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों। इसमें क्या, परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। मतलब जो परिवार है वो क्या, अन्य क्षेत्र जो हमारे सामाजिक क्षेत्र है उन पर पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। जैसे कि सामान्य परिवार को अन्य क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक आदि से अलग देखा जा सकता है। मतलब इन क्षेत्रों में क्या, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से अलग देखा जा सकता है। 1919 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तीव्रता से गिरावट आने लगी। जो 1919 के दशक थे उसमें क्या, जर्मनी में जो था वो विवाह जो था उसमें क्या तेजी से गिरावट आने लगी, क्योंकि नए जर्मन था राज्य था, उसने एकीकरण से पहले परिवार को प्राप्त संरक्षण और कल्याण के सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। मतलब जो परिवार को जो प्राप्त संरचनाएं मतलब या संरक्षण या कल्याण, मतलब जो भी उसे सुरक्षा मिलती थी या उसके हित के लिए जो भी लाभ उसे मिलते थे वो सारे क्या खत्म कर दिए, रद्द कर दिए। और उसी के कारण क्या, आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावनाओं के कारण विवाह करने से कतराने लगे। और जो आर्थिक स्थिति क्या खराब होने लगी तो उसके कारण क्या करा, लोग जो थे वो शादी या विवाह से कतराने लगे, मतलब डरने लगे कि हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर चुके थे। वो जो भी उन्हें लाभ होता था, जो प्रॉफिट था, मतलब उन्हें अपने या सुरक्षा मिलती थी या संरक्षण मिलता था उन्हें, वो सब क्या उनको उन्होंने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया जर्मनी राज्य ने। तो उसी के कारण क्या लोग बाग डरने लगे शादी से। ठीक है, बड़ी आर्थिक व राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के कारण परिवार परिवर्तन और रूपांतरित होते थे। और बड़ी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो कठिनाइयाँ उनके सामने आने लगी तो उनसे क्या परिवार थे वो शादी से क्या डरने लगे और उनमें क्या परिवर्तन और रूपांतरित होने लगे। परिवर्तन की दिशा सभी देशों अथवा क्षेत्रों में एक समान नहीं होती। जो परिवर्तन होते हैं हमारे क्षेत्रों में वो एक समान नहीं होते, वो सब क्या अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। सभी क्षेत्रों में क्या जो राजनीतिक और आर्थिक या मतलब एक समान क्षेत्रों में एक समान दशा नहीं होती। जैसे किसी की स्थिति या दशा क्या सभी समाज में क्या एक समान नहीं होती, सभी अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की प्राकृतिक भिन्न होती है। और प्रत्येक समाज का की क्या प्राकृतिक या उनके जो भी रीति रिवाज या जो भी परंपराएं वो क्या अलग होती है और भिन्न होती है। परिवर्तन के कारण परंपराएं, मानक और संरचना पूर्णतः नष्ट होती है। और इसी के कारण क्या होती है, जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या नष्ट होते चले जाते हैं। परिवर्तन और निरंतरता साथ साथ चलती रहती है। मतलब परिवर्तन होना और निरंतर क्या होता है, साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपको इतना बेटा 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया कि आपके समझ में आए हैं ये। ठीक है, उसके बाद है हमारा 4th पॉइंट, परिवार किस तरह लिंगवादी है। 4th पॉइंट है हमारा किस तरह परिवार हमारा किस तरह लिंगवादी है। ठीक है, तो ये आपका 4था पॉइंट है। और ये आपको मैं यही कहूँगी कि महिला प्रधान घर परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन, परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित। मतलब इसमें क्या ये क्या महिला प्रधान घर था, आपको ये समझ में आ गया होगा कि महिलाएं जब जिनके पति बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं या कोई भी
आर्थिक समस्या आ जाती है तो उसमें क्या महिलाएं अपने घर की देखभाल या अपने बच्चों की केयर करती है, मतलब उनको उनका खाना पीना जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी वो है मतलब उनको वो निभाती है, मतलब उन्हीं के अपने ऊपर वो अपना उनकी सारी जिम्मेदारी उठाती है। ऐसे ही परिवार के रूपों में परिवर्तन, और परिवार मतलब किन किन रूपों में परिवर्तित हुआ, ठीक है। तो परिवार का जो परिवर्तन होता है वो भी अनेक रूपों से परिवर्तन होता है, और परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों में मतलब राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या इनकी स्थिति है और क्या दशा परिवर्तन मतलब स्थिति बदलती रहती है हर समाज में, या हर जो सामाजिक स्थिति है परंपराएं हैं वो क्या रीति रिवाज है वो बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। फिर हमारी बात कही है परिवार किस तरह से लिंगवादी है। इसमें कहा गया है कि लड़का वृद्धावस्था में परिवार की सहायता करेगा। जो लड़के होते हैं वो वृद्धावस्था में मतलब जब उनके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वो क्या सारी जिम्मेदारी अपने घर की लड़का उठाता है। तो वो क्या लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाती है, और लड़की क्या होती है विवाह के बाद दूसरे घर चली जाती है। इसमें किस लिंगवाद की बात की गई है, परिवार में किस तरह से लिंगवादी है। इसमें कहा गया है कि जो लड़का होता है वो वृद्ध मतलब बड़ा होने के बाद जो उनके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं मतलब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो क्या अपने माता पिता की हेल्प करता है, मतलब उनकी केयर करता है, अपने घर को क्या संभालता है। और लेकिन लड़की क्या होते हैं वो बड़ी होने के बाद उसकी जब शादी हो जाती है तो वो दूसरे घर चली जाती है। इसी सोच के कारण परिवार में लड़कों पर अधिक खर्च किया जाता है, और इसी सोच के कारण क्या होता है जो परिवार में होते हैं बहुत से जो परिवार होता है हमारे समाज में वो क्या सोचता है नहीं लड़की से ज़्यादा हम लड़कों की केयर करें या लड़कों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं या लड़कों पर हम इतना खर्च करेंगे तो हमें ही फ़ायदा है, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं उसमें, तो इसलिए वो क्या लड़कों पर लड़कियों से अधिक खर्च करना चाहते हैं। और लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है, और उसमें क्या लड़कियों की अपेक्षा ही मतलब लड़कों को सुख सुविधाएं उनके मतलब जो भी सुविधाएं होती है या सुख मिलता है वो क्या लड़कियों से अधिक उनको देने की कोशिश करते हैं। उनके परिवार के लोग भी क्या सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं हम पढ़ाएंगे नहीं या हम इसे ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो दूसरे घर चली जाएगी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन लड़का क्या हमारी ही देखभाल करेगा, इसलिए लड़के पर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं और लड़कों को ही ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ परिवार लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने लड़के या लड़कियों में भेद नहीं रखते, उन्हें क्या दोनों को एक जैसी सुविधा या एक जैसी आवश्यकताओं देने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा बेटा बेटी एक समान है, हम इनको जितना हम अपने बेटे के लिए करेंगे उतना ही हम अपने बेटे के लिए करेंगे। बहुत से परिवार होते हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ परिवार सोचते हैं कि नहीं हमें अपनी बेटी के लिए नहीं बेटे के लिए अधिक सुख सुविधा या उस पर खर्च करना चाहिए, किंतु इनकी संख्या बहुत सीमित होती है। विभिन्न जीव वैज्ञानिक विश्लेषण से ये बात सिद्ध होती है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं। लड़कों की अपेक्षा मतलब लड़कियों का जो जीवित रहते हैं, मतलब देखा होगा किसी उसमें परिवार में कि आज लड़के की डेथ हो गई, आज उस मतलब ऐसा दिखते लड़के, लेकिन लड़की होती है तो क्या लड़की होती है तो भाई वो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन लड़का होता है तो क्या वो खराब हो जाता है या मर जाता है, मतलब तो इसलिए क्या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने की संख्या क्या ज़्यादा होती है या उम्मीद ज़्यादा होती है। इसके बावजूद भारत में अल्प आयु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब लेकिन कुछ परिवार में मतलब कुछ इसके बावजूद भी भारत में जो अल्प संख्या में जो लड़के लड़कियां होते हैं उसमें जो लड़कियों की मृत्यु दर होती है वो लड़कों से क्या अधिक होती है। मतलब कोई अधिकतर परिवार के लोग ये चाहते हैं कि हमारे लड़का ही हो लड़कियां ना हो, तो वो क्या उसको मार देते हैं, तो इससे क्या उनकी लड़कियों की जो मृत्यु दर वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके कारण प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, मतलब ये सोचते हैं ना कि प्राकृतिक है कि लड़कियां मर रही है या लड़कियां, इसका जिम्मेदार कौन प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव होता है, ठीक है, क्योंकि मानव ही नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़की पैदा होए या लड़की होते ही मतलब सुनते हैं कि लड़की है तो उसको क्या हत्या करा देते हैं, ठीक है, कन्या भू हत्या जैसे इसका क्या प्रमुख कारण क्या है कन्या भू हत्या, और इसके कारण लिंग अनुपात में गिरावट आ जाती है। और इसी का कारण क्या होता है लिंग जो अनुपात होता है उसमें क्या गिरावट आने लगती है। स्थिति समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से परिवार होते हैं पता चलता है जैसे कि लड़की है तो उसको क्या गर्भ में ही उसकी क्या मृत्यु करा देते हैं, और इससे क्या लिंग अनुपात में क्या होती है गिरावट होती चली जाती है, और ये क्या है हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ये लिंग अनुपात आपको समझ में आ गया होगा कि
परिवार किस तरह से लिंगवादी होता है, मतलब उनको लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से कम मतलब वो होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कियां तो दूसरे घर चली जाएगी, पराई चली जाएगी, तो इसलिए उन्हें आगे वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छी उन्हें फैसिलिटी नहीं दे पाते। ठीक है, उसके बाद है हमारा विवाह संस्था, 5वां टॉपिक है हमारा। विवाह संस्था, मानव समाज में विवाह प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संस्था है। जो मानव समाज है हमारे, उसमें क्या, जो समाज में विवाह एक प्राचीन महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, कि सार्वभौमिक है, अर्थात सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ये क्या है, जो विवाह होता है वो समाज में ना किसी न किसी रूप में पाया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में तो इसे विशेष महत्व दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पर विवाह है उसे क्या है, जो हिंदू समाज है उसे अधिक महत्व दिया जाता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री व पुरुष के यौन संबंधों को नियंत्रित और नियमित करना माना जाता है, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के एक नहीं वरन अनेक उद्देश्य होते हैं। लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें विवाह के जो मतलब होते हैं या उद्देश्य होते हैं वो एक ही नहीं होते, उसके अनेक कारण होते हैं। जैसे धर्म तथा प्रजा संतान प्रमुख है, जैसे मतलब धर्म को बढ़ाना या संतान की उत्पत्ति करना या अपनी मतलब अपने वंश को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारे क्या विवाह के ही संस्था है या विवाह के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। विवाह के रूप, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया होगा विवाह हमारा भारत से ही क्या प्राचीनतम महत्वपूर्ण संस्था है, प्राचीन से ही चली आ रही है, और विवाह स्त्री व पुरुष के यौन संबंधों पर नियंत्रित करती है। और ये उसके लेकिन हिंदू समाज जो है हमारा, हिंदू धर्म है, उसमें इसका एक ही उद्देश्य नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्य हैं, क्योंकि ये अपनी प्रजा को या अपने वंशज को बढ़ाने के लिए या अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। ठीक है, तो इसके क्या अनेक कारण हैं। ऐसे विवाह के रूप, ठीक है, विवाह के रूप, इसमें भी हमारे क्या मानव समाज में इसके अनेक रूप माने जाते हैं। एक विवाह, दूसरा है मेरा बहुविवाह। तो विवाह के रूप में क्या हमारे जो समाज है उसमें क्या अनेक रूप पाए जाते हैं, और एक जो विवाह है एकल विवाह, जिसे कहा गया है कि एकल विवाह, तो एकल विवाह किसे कहा गया है, जो पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, जो पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है या एक ही स्त्री किसी एक पुरुष से विवाह करती है, उसे क्या एकल विवाह कहा जाता है। और इसी प्रकार क्या एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करे, इस विवाह को क्या आदर्श विवाह के रूप में माना जाता है। और जो ऐसी शादी होती है उसे क्या एक आदर्श या संपन्न रूप में माना जाता है या देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो सकती है जिस पर उसका यौन संबंधों पर पूरा अधिकार होता है। केवल पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति जो होता है, केवल पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो पति होता है वो दूसरी शादी कर सकता है। ऐसी मतलब पति की मृत्यु के बाद पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है। ऐसी तलाक के पश्चात भी जो हमारे यहाँ पर क्या मुस्लिम समुदाय होता है उसमें क्या तलाक होता है, मतलब तो इसमें क्या या हिंदू समाज होता है उसमें भी तलाक ले लेते हैं लोग बाग एक दूसरे से, मतलब पति पत्नी। तो उसमें क्या वो तलाक के बाद क्या होता है एक दूसरे से मतलब कोई मतलब नहीं रखते और वो चाहे तो दूसरे व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एकल परिवार का तो एक विवाह का तो मतलब यही है कि एक ही पत्नी एक ही स्त्री एक ही पति से और एक ही पुरुष एक ही पत्नी से विवाह करे, और इसे आदर्श विवाह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बहुविवाह। ठीक है, उसके पास क्या था बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब है एक ही व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करना या एक ही स्त्री अनेक व्यक्तियों से विवाह करना, इसे क्या कहते हैं बहुविवाह। इनमें क्या
इसमें कहा गया है कि बहुविवाह वह विवाह जिसमें कई पुरुष एक स्त्री से या कई स्त्रियां एक पुरुष से विवाह कर सकती है। इसमें क्या कई पुरुष क्या मतलब एक ही स्त्री से विवाह कर सकते हैं या एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। यदि जीवन साथी की संख्या एक से अधिक है तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। मतलब जो इसमें क्या कहा गया है कि जो जीवन साथी की जो संख्या होती है वो क्या एक से अधिक होती है। मतलब अगर एक ही संख्या है मतलब एक ही पति पत्नी है तो उसने क्या एकल परिवार में आएगा। और लेकिन जब बहुविवाह की बात की गई है तो एक ही पत्नी या एक ही पति के अधिक संख्या होने के बाद या उसकी जीवन साथी की संख्या एक से अधिक होने के साथ चाहे वो दो ही क्यों ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुविवाह कहा जाएगा। बहुविवाह के भी दो रूप है, ठीक है, बहुविवाह के भी दो रूप होते हैं। जो बहुविवाह है इसके पहला हमारा बहुपति विवाह। दूसरा है हमारा बहुपत्नी विवाह, ठीक है। तो क्या है ये दो हमारे ये भी क्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि जो बहुपति विवाह है इसमें कहा गया है कि जो पति होते हैं वो एक से अधिक लड़कियों से या एक से अधिक स्त्रियों से क्या शादी कर सकते हैं और इसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है। मतलब इसमें क्या एक स्त्री जो होती है वो एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है और इसके भी क्या अनेक कारण होते हैं, ठीक है। अपने वंश को बढ़ाना या उससे उस स्त्री से मतलब पुत्रों की या संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो इसके कारण भी क्या वो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं कि उसे दूसरा विवाह करना पड़ता है। कोई तो शौकीन राजा महाराजा होते हैं वो शौक में भी बहुविवाह कर लिया करते थे, ठीक है। ऐसी पत्नी होती है, ठीक है, ऐसी क्या पत्नी होती है वो भी क्या एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है, ठीक है। तो बहुपत्नी विवाह जो है इसमें क्या इसमें कहा गया है कि बहुपत्नी विवाह इस विवाह में एक पुरुष ही एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। बहुपर्ता विवाह का प्रचलन मुख्य धनी वर्ग के लोग और ये क्या मुख्य जो धनी वर्ग के लोग होते हैं या कुछ समुदाय तथा कुछ जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। परंतु अब इस तरह के विवाह का प्रचलन नहीं है। मतलब अभी लोग बाग क्या बहुविवाह नहीं करते। ये तो राजा महाराजाओं के टाइम पे या जो धनी लोग होते थे या कोई प्रजा होती थी मतलब प्रजातंत्र होता था एक ही समुदाय के लोग, तो ये ऐसे लोग होते थे जो बहुविवाह का प्रचलन या बहुविवाह करते थे। लेकिन अब ये नहीं है। इस प्रकार के विवाह के कारण होता था जैसे प्रथम पत्नी से संतान की उत्पत्ति ना होना। जब प्रथम पत्नी से क्या संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, उसका वंश नहीं चलेगा, तो उसे क्या अपने वंश को चलाने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती थी, तो उससे फिर उसकी संतान उत्पन्न होती थी या उससे भी उसकी संतान उत्पन्न हुई तो वो तीसरी भी शादी कर लेता था। एक से अधिक या बहुत सारी शादियाँ करना क्या बहुपत्नी या बहुपति का विवाह या बहुविवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया बेटा जो मैंने बताया आपको। इसमें मैंने आपको महिला प्रधान घर परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन और परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित कैसे हैं और परिवार किस तरह से लिंगवादी है। मतलब इसमें सारी जो हमारे समाज की रूढ़ियाँ हैं या हमारे समाज में जो नियंत्रण है वो सारी क्या व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है। विवाह के प्रकार या विवाह की संस्था कौन सी है, ठीक है, या विवाह कितने रूप से हुए ये भी मैंने आपको बताया है। दो रूप के होते हैं, बहुविवाह एकल विवाह, और बहुविवाह में भी दो होते हैं, बहुपत्नी और बहुपति विवाह, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको आज हमारा चैप्टर, ठीक है, यहीं पर मैं कंप्लीट करती हूँ इसको, मतलब यहीं पर रोक लेती हूँ, लेकिन इससे अगला हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।